नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर मेट्रो रेल के पूरे हो चुके खंड और बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के टीकाकरण और एहतियाती डोज के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों से टीकाकरण की गति बढ़ाने को कहा। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने से रात्रि कर्फ्यू लागू। केरल भी बृहस्पतिवार से रात का कर्फ्यू लगाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्ण निर्वाचन आयोग आज लखनऊ पहुंचेगा। गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थ के कारोबार में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का बढ़ता उपयोग रोकने के लिए प्रभावी तंत्र बनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए mygov.in पर पंजीकरण आज से। भारत 10 वर्ष के अंतराल के बाद अगले वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। और अंडर 19 क्रिकेट में भारत अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराकर एशिया कप के सेमीफाइनल में। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस स्वतंत्रता सेनानी को गोवा में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका सही उत्तर है डॉक्टर त्रिस्ताफ डी ब्रगैंजा कुन्हा। वे साम्राज्यवाद विरोधी लीग के सदस्य थे। उन्होंने पेरिस में रोमन रोलैंड द्वारा स्थापित सूचना ब्यूरो की भारतीय समर्थक समिति में शामिल देशभक्तों के साथ सहयोग किया। 1928 में उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग को शामिल करने के लिए गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया। आकाशवाणी समाचार को विश्व भर के श्रोताओं से बड़ी संख्या में उत्तर मिले हैं। हमारे भाग्यशाली विजेता हैं छत्तीसगढ़ धमतरी के डॉक्टर एनपी गुप्ता। मेरा नाम डॉक्टर एनपी गुप्ता है। मैं धमतरी छत्तीसगढ़ निवासी हूँ। हमारे देश का यह रेडियो प्रसारण आज भी निष्पक्ष समाचार, समयानुकूल जानकारियाँ, ज्ञान व मनोरंजन का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में अमृत महोत्सव के सारे कार्यक्रम अनूठे व प्रेरणास्पद हैं। मुझे क्विज में चुने जाने पर प्रसन्नता हो रही है। देश की जनता से मेरा यही साग्रह निवेदन है कि सर्व उपयोगी राष्ट्रीय प्रसारण से सदैव जुड़े रहें। आप समयानुकूल स्वयं को अपडेट होता पाएंगे। और अब अमृत महोत्सव प्रतियोगिता 40वां प्रश्न है, किस भारतीय स्वाधीनता सेनानी ने वर्ष 1909 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्जन वाइली की हत्या की थी? इस निडर स्वाधीनता सेनानी में बलिदान की भावना इतनी प्रबल थी कि मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने पर उन्होंने न्यायाधीश को धन्यवाद दिया। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, किस भारतीय स्वाधीनता सेनानी ने वर्ष 1909 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्जन वाइली की हत्या की थी?
इस निडर स्वाधीनता सेनानी में बलिदान की भावना इतनी प्रबल थी कि मृत्यु दंड की सजा सुनाए जाने पर न्यायाधीश को उन्होंने धन्यवाद दिया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। व्हाट्सएप नंबर है 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण हो चुके इस खंड की लंबाई आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर है, जबकि इस समूची मेट्रो रेल लाइन की लंबाई 32 किलोमीटर है। परियोजना की लागत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता लगभग 34,50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी से उत्तर प्रदेश के कानपुर तक इसकी कुल निर्माण लागत 1,500 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के दौरान सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री दी जाएगी। ये भारत में पहली बार होगा जब बायो बबल के अंदर किसी संस्थान में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। आईआईटी कानपुर ने दीक्षांत समारोह से एक दिन पहले सभी उपस्थित लोगों के आरटीपीसीआर परीक्षण करने की व्यवस्था की है। कार्यक्रम स्थल के लिए गेट खोलने से पहले दीक्षांत समारोह के दिन एक बार फिर से रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होगा। आईआईटी कानपुर एक साल बाद शारीरिक रूप से दीक्षांत समारोह की मेजबानी करेगा, क्योंकि पिछले साल ये वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कुल 1723 छात्र छात्राएं डिग्रियां प्राप्त करेंगे और 80 पुरस्कार और मेडल प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह के दूसरे सत्र में 21 छात्रों को उत्कृष्ट पीएचडी थीसिस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों प्रोफेसर रोहिंगली एम गोडबोले, सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन और पंडित अजय चक्रवर्ती को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर। प्रधानमंत्री मोदी ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ करेंगे। इन डिजिटल डिग्रियों का वैश्विक सत्यापन किया जा सकता है और ये फर्जी नहीं बनाई जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कानपुर में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों से शहरी बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और लोगों का जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे कानपुर के लोगों के बीच पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। इन्हें केवल कोवैक्सीन टीका ही लगाया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में कोविड कार्यदल के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि बच्चों के लिए कोविन पर पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू होगा। 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन जो उपलब्ध है वो लगाई जाएगी और हर वैक्सीन की 2 डोजेज हैं। पहली वैक्सीन और दूसरी डोज के बीच में 4 हफ्ते का अंतराल रहेगा और कोशिश की जाएगी कि हर बच्चे को जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लगा दी जाए। सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर हैं उनको अगर कुछ कोमॉर्बिडिटीज यानी कि दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है, किसी को ट्रांसप्लांट है, उनको भी जो तीसरी डोज जिसको लगानी है वो वही वैक्सीन लगाई जाएगी जो उनको पहले लगी थी। तो जिनको पहले कोवैक्सीन लगाई गई थी वो तीसरी डोज भी कोवैक्सीन होगी। जिसको कोविशील्ड लगी है उसको कोविशील्ड लगाई जाएगी। यहाँ पर ये जरूरी है कि दूसरी डोज इन बुजुर्गों में जो लगी थी और अब जो तीसरी डोज लगी है उसका अंतराल कम से कम 9 महीने होना चाहिए।
देश में कोविड टीकाकरण 142 करोड़ 38 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। इनमें 83 करोड़ 80 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 58 करोड़ 58 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 65 लाख से अधिक टीके लगाए गए। उत्तराखंड सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। आदेश के अनुसार एम्बुलेंस, स्वास्थ्य कर्मियों को ले जाने वाले वाहन और डाक सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से छूट दी गई है। रात के दौरान आपात स्थिति में निजी वाहनों को कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों के कड़ाई से पालन के बाद ही अनुमति दी जाएगी। केरल सरकार ने बृहस्पतिवार से राज्य में रात्रि कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। कर्फ्यू 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बार, क्लब, होटल, रेस्तरां और अन्य खान पान स्थलों को 50% क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद नव वर्ष समारोह पर रोक लगा दी है। गुजरात में कल 204 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 24 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। केंद्र ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में जन स्वास्थ्य उपायों और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पंजाब। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड प्रबंधन और टीकाकरण स्थिति पर इन राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में परामर्श दिया कि राज्यों को जिलावार साप्ताहिक योजना और दैनिक समीक्षा से सभी पात्र लोगों के लिए टीकाकरण की गति बढ़ानी चाहिए। उत्तराखंड और गोवा में कोविड टीके की पहली और दूसरी डोज लगाए जाने का दायरा राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में कम है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर मेट्रो रेल के पूरे हो चुके खंड और बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के टीकाकरण और एहतियाती डोज के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों से टीकाकरण की गति बढ़ाने को कहा। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने से रात्रि कर्फ्यू लागू। केरल भी बृहस्पतिवार से रात का कर्फ्यू लगाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्ण निर्वाचन आयोग आज लखनऊ पहुंचेगा। गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थ के कारोबार में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का बढ़ता उपयोग रोकने के लिए प्रभावी तंत्र बनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए mygov.in पर पंजीकरण आज से। भारत 10 वर्ष के अंतराल के बाद अगले वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। और अंडर 19 क्रिकेट में भारत अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराकर एशिया कप के सेमीफाइनल में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में पूर्ण आयोग उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेगा। निर्वाचन आयोग का दल राज्य में विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। आज लखनऊ पहुंचने पर तीनों निर्वाचन आयुक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। कल पुलिस महानिदेशकों, राज्य गृह मंत्रालय और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 14 मई को समाप्त हो रहा है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये घोषणा केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। वे पंजाब में पार्टी प्रभारी भी हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दल से 2 सदस्यों की समिति गठित की जाएगी, जो सीट बंटवारे और संयुक्त घोषणा पत्र जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेगी। कैप्टन साहब की पार्टी, जिंटा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के और कौन सी पार्टी लड़ेगी इसको लेकर के तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वापक समन्वय केंद्र की 3री शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों को पुलिस महानिदेशक के तहत मादक रोधी कार्यबल का गठन करना चाहिए, जो राज्य स्वापक समन्वय केंद्र के सचिवालय के रूप में कार्य करे। बैठक में मादक पदार्थ के कारोबार में डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग की रोकथाम के लिए प्रभावी तंत्र बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। ड्रोन, सैटेलाइट और अन्य तकनीक के इस्तेमाल से अवैध मादक पदार्थों की खेती रोके जाने का भी फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वर्ष की शुरुआत में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में परीक्षा को लेकर बच्चों का तनाव दूर करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के लिए आज से पंजीकरण शुरू हो गया है, जो 20 जनवरी तक चलेगा। श्री मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में परीक्षा पे चर्चा की अगली कड़ी की घोषणा की थी। हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूँ। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, कैरियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। भारत 10 वर्ष के अंतराल के बाद अगले वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा परिषद के प्रावधान 1373 के तहत 28 सितंबर 2001 को आतंकरोधी समिति गठित की गई थी। समिति को इस प्रावधान के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया था। ये प्रावधान सभी देशों को आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए विभिन्न उपायों का निर्देश देता है। भारत अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। दुबई में कल रात भारत ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना ग्रुप बी के बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के विजेता से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम रेल, सड़क और हवाई संपर्क विस्तार में उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि देश में नए हवाई अड्डों के निर्माण और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने की उड़ान स्कीम के कार्यान्वयन की गति अभूतपूर्व है। भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़े करके रही होगी। जिस गति से देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना दूर दराज के इलाकों को जोड़ रही है, यह अभूतपूर्व है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे बेहतर एयर कनेक्टिविटी लोगों के सपनों को नई उड़ान देती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ने से कम विकसित क्षेत्रों का संतुलित समावेशी विकास हो सकेगा। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 12,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 5,000 किलोमीटर से अधिक का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में देश भर में 2,283 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं चल रही हैं। वहीं क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2016 में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 100 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए 948 मार्गों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 393 मार्गों पर 62 हवाई अड्डों को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 74,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 20 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144004 पर संपर्क करें।
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। द इंडियन एसोसिएशन संगठन का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कोलकाता में 28 और 30 दिसंबर 1883 के बीच आयोजित किया गया था। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था। इंडियन एसोसिएशन के पहले सत्र की अध्यक्षता बंगाल सामाजिक सुधार आंदोलन के अनुभवी नेता रामतनु लाहिरी ने की थी। सत्र के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें स्वशासन, शिक्षा, न्यायपालिका को कार्यकारी कार्यों से अलग करना और सार्वजनिक सेवा में भारतीयों को अधिक रोजगार देना शामिल था। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। इसने सामान्य राजनीतिक हितों और आकांक्षाओं के आधार पर भारत के लोगों की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और उस समय के महान जन आंदोलन में जनता को शामिल करने की हिमायत की। दिसंबर 1886 में इंडियन एसोसिएशन ने कांग्रेस के साथ विलय का फैसला किया। एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 72 प्रतिनिधियों के साथ आयोजित किया गया था। ये एक राजनीतिक दल से अधिक राजनीतिक विचारधारा वाले उन व्यक्तियों की सभा थी जो सरकारी सुधारों में रुचि रखते थे। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस ने साम्राज्य के भीतर अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की। हालांकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद इसने पर्याप्त राजनीतिक सुधार और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। कांग्रेस ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हाँ, कोविड टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोक सत्य लिखता है 5 राज्यों में चुनाव टालने के मूड में नहीं है, निर्वाचन आयोग हो सकती है घोषणा। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी के सर्वाधिक सीटें जीतने को पंजाब केसरी ने अहमियत दी है। नव भारत टाइम्स की खबर है, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच चीन मामलों के विशेषज्ञ विक्रम मिस्री को राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार बनाया गया है। श्री मिस्री चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। इंतजार खत्म, नए साल से भारत में 5G सेवा। राष्ट्रीय सहारा ने बताया है कि पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुरुग्राम और बेंगलुरु समेत कुछ महानगरों और बड़े शहरों को मिलेगी सुविधा। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, स्पेक्ट्रम की नीलामी मार्च-अप्रैल में, उसके बाद लॉन्च। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, खाद्य तेलों के दाम 15% तक घटे। दैनिक जागरण ने लिखा है, मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA पंजीकरण का नहीं हुआ नवीकरण। नियमों के आधार पर गृह मंत्रालय ने नवीकरण से किया इनकार।
बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। किस भारतीय स्वाधीनता सेनानी ने वर्ष 1909 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्जन वाइली की हत्या की थी? इस निडर स्वाधीनता सेनानी में बलिदान की भावना इतनी प्रबल थी कि मृत्यु दंड की सजा सुनाए जाने पर उन्होंने न्यायाधीश को धन्यवाद दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर मेट्रो रेल के पूरे हो चुके खंड और बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के टीकाकरण और एहतियाती डोज के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों से टीकाकरण की गति बढ़ाने को कहा। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने से रात्रि कर्फ्यू लागू। केरल भी बृहस्पतिवार से रात का कर्फ्यू लगाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्ण निर्वाचन आयोग आज लखनऊ पहुंचेगा। गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थ के कारोबार में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का बढ़ता उपयोग रोकने के लिए प्रभावी तंत्र बनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए mygov.in पर पंजीकरण आज से। भारत 10 वर्ष के अंतराल के बाद अगले वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।